जिन फिजिकल वालों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी जो हमारी बातें होंगी उनका पिछली बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करने लगे हैं लेसी के एतबार से। लेसर के एतबार से जो हमने डिस्कशन की थी, पहले उसको समराइज़ कर लें, और जो लेसी के एतबार से डिस्कशन की थी उसको भी ज़रा जहन में ले आएँ। पेज 64, पेज 64। भाई मेरे जो लेसी है ना, लेसी वो इंटरेस्ट, एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता है P&L में, और बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज, लीज लाइबिलिटी और कभी कभी इंटरेस्ट पेएबल। लेसर दो किस्म के हैं। समटाइम्स ही डू नॉट कीप एसेट इन बुक्स। ये अगले सफे पे आ गया हूं। ही डू नॉट कीप एसेट, डेबिट किया साथ ही क्रेडिट कर दिया। तो ऐसा लेसर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता है, एसेट तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल आता है और इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है। क्लियर? ये कौन सा लेसर है? फाइनेंस लीज, पेज 65। डन जी। तो लेसर कौन सा होता है? लेसर इंटरेस्ट इनकम। परेशान होकर क्यों देख रहे हैं? लेसी क्या रिकॉर्ड करता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और लेसर वो रिकॉर्ड करता है लीज लाइबिलिटी, ये लीज। वो रिकॉर्ड करता है इंटरेस्ट पेएबल, ये इंटरेस्ट। समझ आ गई बात? बहुत रिलैक्स होकर बैठे थे, टेक लगा के। चेहरे पे परेशानी आती है तो मैं से आगे चला नहीं जाता। अच्छा, पहली बात ये हो गई। आवाज आ रही है? अच्छा, तो भाईजान मैं ये कह रहा था पिछले सफे पे, लेसी क्या रिकॉर्ड करेगा? इंटरेस्ट, एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। और आपको एक चीज भी मैंने याद कराई थी, राइट ऑफ यूज P&L में जाके अंडे देते हैं डेप्रिसिएशन, और लीज लाइबिलिटी P&L में जाके अंडे देती है इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लियर? लेसर का ऑपोजिट है। लेसर उधर क्या रिकॉर्ड करा होता है फाइनेंस लीज में? इंटरेस्ट इनकम, और लीज लाइबिलिटी या लीज रिसीवेबल, और साथ साथ इंटरेस्ट रिसीवेबल। ऑपरेटिंग लेसर क्या करता है? ऑपरेटिंग लेसर वो रेंटल इनकम रिकॉर्ड करता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में PPE रिकॉर्ड करता है। और अगर आया कमाया में फर्क हो तो कभी कभी रेंट रिसीवेबल, कभी कभी अनअर्न्ड रेंटल। तो ये सारी हमने बातें की थी। लेसर कितने किस्म के हमने पढ़े हैं? दो किस्म के, फाइनेंस और ऑपरेटिंग। अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं, पता नहीं क्या चल रहा होता है, क्या आ जाता है और क्या हो रहा होता है और क्या चाहते हैं। अच्छा, आज आपको बताया जाने लगे लेसी भी लीज को दो एंगल से देखता है। लेसी भी लीज को दो एंगल से देखता है। इस लीज में मुझे खासियत बताएं क्या है? क्या मैं इसको कह सकता हूं ये लीज 1 साल से कम की है? क्या मैं कह सकता हूं लीज इज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर? क्या मैं ये कह सकता हूं दिस लीज इज शॉर्ट टर्म लीज? अगर लीज शॉर्ट टर्म लीज है और आपने एसेट 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने के लिए किराए पे लिया, भाई को उठाएं। अगर लीज शॉर्ट टर्म है, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने के लिए आपने एसेट किराए पे लिया है, तो क्या ऐसे एसेट को बैलेंस शीट में शो करना चाहिए? एक चीज आपने 4 महीने के लिए किराए पे ली, आप उसे बैलेंस शीट में शो करें? कोई तुक नहीं बन रही। क्या आप उसके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें? आपने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 11.5 महीने, पौने 12 महीने के लिए अगर कोई चीज एसेट लीज पे ले लिया, तो इस लीज को क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लीज। स्टैंडर्ड कहते हैं आप इसमें इजाजत है आपको कि एसेट किताबों में शो ना करो, एसेट किताबों में शो ना करो। डन? अच्छा, फिर क्या करें वो अलग बात है। ये क्या है? मोबाइल। चलें ठीक है। ये क्या है? कंप्यूटर। ये क्या है? टैबलेट। टैबलेट।
ये क्या है? लैपटॉप। ये क्या है? फोन। ये क्या है? स्टैंडर्ड कहता है अगर इन चीजों को आपने लीज पे लिया है तो इनको बैलेंस शीट में शो ना करो। अगर आपने इन चीजों को लीज पे लिया है तो इनको बैलेंस शीट में शो ना करो। भाईजान इसके अंदर मैंने गाड़ी नहीं डाली, इसके अंदर मैंने प्लांट नहीं डाला, मैंने इसके अंदर मशीन नहीं डाली गोल दायरे में। स्टैंडर्ड कहते हैं अगर आप इन चीजों को लीज पे लो, इन चीजों को लीज पे लो, तो राइट ऑफ यूज बैलेंस शीट में शो करने की अगर आपका दिल चाह रहा है नहीं करना तो ना करो, कहते हैं आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये सारे के सारे स्टैंडर्ड कहता है लो वैल्यू एसेट है। लो वैल्यू के लाख डेढ़ का मोबाइल आ जाता है, लो वैल्यू। 2-3 लाख का लैपटॉप आ जाता है, कहते हैं लो वैल्यू। टैबलेट 70-80 हजार का आ जाता है, कहते हैं लो वैल्यू। कुर्सियां जो है वो 20-30 हजार की आ जाती हैं, कहते हैं लो वैल्यू। तो ये तो लोएस्ट वैल्यू हो गया ना ये तो, बल्कि तो स्टैंडर्ड कहता है ये एसेट्स कौन से हैं जी? तो लो वैल्यू एसेट्स को भी बैलेंस शीट में शो करने की अगर आपका दिल चाह रहा है नहीं करना तो बेशक ना करो, यानी राइट ऑफ यूज बुक करने की जरूरत नहीं है। लेसर 5 टेस्ट लगा के डिसाइड करता था कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। लेसी के लिए कोई बाइफर्केशन नहीं है फाइनेंस या ऑपरेटिंग। लेसी के लिए 2 अलग चीजें अवेलेबल हैं। अब पूरी बात की समरी आपने बड़े गौर से सुननी है। ये है लेसर, ये है लेसी। जब भी कभी लीज शुरू होगी तो लेसर मुंह उधर कर लेगा और लेसी मुंह इधर कर लेगा। ये दीवार है दरमियान में। और लेसर क्या करेगा? लेसर लगाएगा 5 टेस्ट। लेसर क्या करेगा? उस लीज के डाटे पे लेसर 5 टेस्ट लगाएगा। 5 टेस्ट लगा के डिसाइड करेगा या तो फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, या फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। और आप थोड़ा सा जरा साइड पे हो। और अगर लीज हुई फाइनेंस तो लेसर एसेट को अपनी किताबों में नहीं रखेगा, और अगर ऑपरेटिंग हुई तो लेसर एसेट को अपनी किताबों में रखेगा। यह किसकी सोच हो गई? लेसर की सोच। अब किसकी बात होने लगी है? लेसी की। लेसी देखेगा कि भाईजान ये शॉर्ट टर्म लीज है, यानी साल से कम की है, या मेरा एसेट, और या मेरा एसेट क्या है? लो वैल्यू एसेट। अगर ये शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट है तो लेसी आपके पास एक चॉइस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? चॉइस अवेलेबल है कि आप डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज। आप राइट ऑफ यूज को किताबों में शो, बट दिस इज चॉइस, दिस इज चॉइस गाइस, चॉइस गाय, चॉइस गाय, दिस इज चॉइस, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी। लेसर बूथा इधर कर, इधर आ, हमारे पास आ, खड़ा हो जाए इधर सीधा। अच्छा, लेसर 5 टेस्ट लगाएगा। 5 टेस्ट लगाने में 5 के 5 का जवाब नो आएगा। लेसर एसेट अपनी किताबों में रखेगा। चॉइस नहीं है, बाइंडिंग है इसके लिए। और लेसर ने 5 टेस्ट लगाए, 5 में से 1 का जवाब भी आ गया यस, तो लेसर ऐसा करेगा, एसेट को अपनी किताबों से निकाल देगा। लेसर के लिए ये ट्रीटमेंट बाइंडिंग है, इसलिए देखें परेशान लग रहा है। लेसर के लिए ये ट्रीटमेंट क्या है? बाइंडिंग है। लेसर के लिए ये ट्रीटमेंट क्या है? बाइंडिंग है।
जिनसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये ले। अच्छा, बट फॉर लेसी, लेसी विल नॉट आस्क 5 क्वेश्चंस। लेसी दीवाना नहीं है 5 सवाल पूछे। लेसी की अपनी ही दुनिया है, अपनी ही दुनिया है। ये पूछेगा यार 12 महीने से कम के लिए तो मैंने एसेट लीज पे नहीं लिया, या एसेट सस्ता तो नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात है, दोनों जरूरी नहीं होना, दोनों जरूरी नहीं होना, मैं ये नहीं कह रहा शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट, दोनों में से कोई एक बात भी हो। या लीज क्या है, 12 महीने से कम की है, या एसेट बेकीमत है। या लीज कम है या एसेट, आपके पास चॉइस है कि आप राइट ऑफ यूज को बैलेंस शीट में शो ना करो। अगर आप फिर भी जिद करते हो कि मैंने राइट ऑफ यूज को बैलेंस शीट में शो करना है, फिर आप शॉर्ट टर्म लीज में करना चाहते हो, करो, अगर आपकी मर्जी है। फिर आप दीवानावार होगे, 3 किस्तें होंगी एक महीने की, 3 महीने की किस्तों को डिस्काउंट कर रहे होगे, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 3 महीने का बना रहे होगे। स्टैंडर्ड कह रहे पागल हो गया, करने दो, करता तो ठीक है। करना चाहते हो करो, कोई मसला नहीं। राइट ऑफ यूज शो करो, लीज लाइबिलिटी शो करो, करना चाहते हो करो। लेकिन आपको स्टैंडर्ड कहते हैं मैं एक रिलैक्सेशन दे रहा हूं। अगर आपका दिल ना चाह रहा हो राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी वगैरह के चक्रों में पढ़ना, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और पता नहीं किन किन चक्रों में पढ़ जाते हो, अगर उन चक्रों में पढ़ने का नहीं दिल चाह रहा, तो स्टैंडर्ड कहते हैं तुम्हें मैं चॉइस देता हूं, तुम एसेट को किताबों में शो ना करो। डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज। इसका मतलब है स्टैंडर्ड आपको चॉइस दे रहा है, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन दे रहा है। क्या दे रहा है? रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड करना माफ है। क्या रिकॉर्ड करना माफ है? राइट ऑफ यूज। और भाईजान ये सिंप्लीफाइड अप्रोच होगी। ये कौन सी होगी? इसमें P&L में रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड नजर नहीं आ रही होगी। इसमें P&L में क्या नजर आ रहा होगा? रेंट एक्सपेंस। ये नोट कर लें, फिर इसके सवाल करने शुरू करते हैं। पहले जिसने तस्वीर खींचनी है तस्वीर खींच ले, फिर मैं जूम करने लगाऊं ताकि लेसर अलग शो कर दूं, लेसी अलग शो कर दूं। मैं इसे करा देता हूं। जी, लो वैल्यू एसेट मैंने अभी नहीं बताया लो वैल्यू एसेट कौन सा होता है। लो वैल्यू एसेट की थ्योरी कल मैंने आपको पढ़ानी है। लो वैल्यू एसेट की मैंने जो स्टैंडर्ड ने मिसालें दी थी फिलहाल वो दे दी हैं। बाकी क्या लो वैल्यू है क्या नहीं है, इस पे हमारी 10 से 12 मिनट बहस होगी, फिर पता चलेगा क्या लो वैल्यू है क्या नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म लीज में तो आप गाड़ी भी 3 महीने के लिए लीज पे ले लें तो शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज के लिए लो वैल्यू एसेट होना जरूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म लीज क्या है? बस 12 महीने से कम की। अभी सारी एग्जांपल्स आपको करवाने लगा हूं। अब लेसर का पर्सपेक्टिव नोट कर लें, फिर मैं लेसी का पर्सपेक्टिव नोट करवाता हूं। चलें जी, लेसी का पर्सपेक्टिव। अच्छा, स्टैंडर्ड में पहले कभी आपने जिंदगी में पढ़ा चॉइस भी होती है और कुछ चीजें बाइंडिंग भी होती हैं। स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे शो करना चॉइस है या बाइंडिंग है? बाइंडिंग है। FIFO या वेटेड एवरेज यूज करना चॉइस है। तो स्टैंडर्ड में, हर स्टैंडर्ड में चॉइस भी होती है, कुछ चीजें बाइंडिंग होती है। लेसर के मॉडल्स बाइंडिंग है, लेसर के मॉडल्स बाइंडिंग है, लेकिन जो लेसी के मॉडल्स हैं वो चॉइस अवेलेबल है। अगर छोटा मोटा एसेट है, लो वैल्यू, या फिर लीज ही 2-3-4 महीने की है, तो आपकी मर्जी है, मुश्किल अकाउंटिंग ना करें। मुश्किल अकाउंटिंग शायद इसलिए डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, पता नहीं क्या क्या एंट्रीज करो। हमें तो अब आसान महसूस होती है, लेकिन स्टैंडर्ड कह रहा है ये थोड़ी सी लंबा काम होता है। अगर आप इन चक्रों से अवॉइड करना चाह रहे हो तो अवॉइड कर लो, कोई मसला नहीं। देयर इज नो वर्ड ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग फॉर लेसी। फाइनेंस और ऑपरेटिंग का लफ्ज किसके लिए नहीं है? ये किसके लिए है? लेसर के दोनों मॉडल बाइंडिंग हैं, और लेसी के जो चॉइस अवेलेबल है इस तरफ आना चाहे तो आ सकता है, वरना बेहतर है लेसी
आमतौर पे पता है होता क्या, ऑर्गेनाइजेशंस में ना सारे एसेट्स को ही आरओयू लीज लायबिलिटी बुक हो रही होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम ही आपने ऐसे सेट किया होता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कि सारी चीजें ही आरओयू लीज लायबिलिटी में डालता रहता है। तो फिर लोग आसानी के लिए छोटी मोटी लीजें भी आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करते रहते हैं। हालांकि आसानी ये है कि अगर अब आप चाहें तो छोटी मोटी लीजों को आरओयू और लीज लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड ना करें। अच्छा, अब सारी बात की समरी ये बन गई कि लेसी के लिए अच्छा, लेसी अगर शॉर्ट टर्म लीज करेगा या लो वैल्यू एसेट लीज पे लेगा, तो इन दोनों सूरतों में इसके पास क्या अवेलेबल है? चॉइस कि ये आरओयू डेबिट ना करे बल्कि पी&एल में रेंट एक्सपेंस डाल दे। पी&एल में डायरेक्ट क्या डाल दे? रेंट एक्सपेंस। चलें जी शुरू करें सवाल, पेज 44। पेज 47। तो आज की क्लास सबसे आसान क्लास है क्योंकि जिस तरह की हमने अकाउंटिंग तकरीबन ऑपरेटिंग लीज में पढ़ी है उसी तरह की होगी। अब आप कह रहे होंगे एकदम लेसी में ऑपरेटिंग लीज कहां से आ गई? नहीं नहीं, लेसी में ऑपरेटिंग लीज है नहीं, लेकिन उस तरह की अकाउंटिंग होगी। डॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 अंडर द डिफरेंट लीज अरेंजमेंट्स। क्या लिया जी? प्लांट। कितने अरसे के लिए? क्या लिया है? कितने अरसे के लिए? अभी आप लोगों ने मेरे से नहीं पूछना लो वैल्यू एसेट कौन सा होता है। पेज 47 मैंने आपको जो पिक्चर्स दिखा दी हैं अभी वो ध्यान में रखनी है। पिक्चर्स में लैपटॉप था, जनरेटर लिया है कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि किस किस लीज में मैं सिंपल अप्रोच इस्तेमाल कर सकता हूं। सिंपल अप्रोच अभी हमने पढ़ी नहीं, लेकिन वैसे आपसे पूछ रहा हूं सिंपल अप्रोच इस्तेमाल कर सकता हूं। जनरेटर क्या 2 महीने की लीज है? तो जनरेटर लो वैल्यू नहीं है। अच्छा, हाई वैल्यू कोई लफ्ज नहीं है। लो वैल्यू या नॉट अ लो वैल्यू, हाई वैल्यू कोई अपनी तरफ से लफ्ज नहीं बना लेना। तो ये कौन सी लीज है जी? शॉर्ट टर्म लीज। तो मैं इधर लिखता रहता हूं जनरेटर की लीज क्या हो गई? शॉर्ट टर्म लीज। लैपटॉप 3 साल के लिए किराए पे लिया है, 3 साल की वजह से शॉर्ट टर्म तो मैं इसको कह नहीं सकता, लेकिन क्या लैपटॉप इन पिक्चर्स में नजर आ रहा था? तो ये ऑर्गेनाइजेशन जहां करोड़ों के प्लांट खरीद रही होती है तो वहां ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाखों का लैपटॉप एक लो वैल्यू एसेट है। तो लैपटॉप क्या हो गया जी? लो वैल्यू एसेट। अब सवाल में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको चॉइस वाली अकाउंटिंग कराऊंगा। सवाल में लिखा नहीं हुआ, सवाल साइलेंट होगा तो आप भी चॉइस वाली अकाउंटिंग कीजिएगा। चॉइस का क्या मतलब है? आसान अकाउंटिंग। आसान अकाउंटिंग का क्या मतलब है? चॉइस का क्या मतलब है? दोनों में मैं चॉइस लगाने लगा हूं। डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज, ये चॉइस वाली अकाउंटिंग है। रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस, डू नॉट रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज। प्लांट लो वैल्यू है, नॉट अ लो वैल्यू? एक्सेलेंट, नॉट अ लो वैल्यू। शॉर्ट टर्म लीज है या 1 साल से ज्यादा की है? तो ये तो मेरे ख्याल से नॉर्मल तरीके से हम कर लेंगे जिस तरह करते थे। इसका कोई नाम फाइनेंस ऑपरेटिंग ना रखें, इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर लेंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पास द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज करनी है आपने। अब ये पहली वाली लीज मैं नहीं आपको करा रहा, पहली वाली लीज मैं इधर से आपको दिखा देता हूं। पहली वाली लीज देख लें। प्लांट के लिए स्काई ब्लू में यूज कर लेता हूं। प्लांट जनवरी 15 को लीज पे लिए, कितने साल के लिए? और 90,000 का किराया है, और छुपा हुआ रेट कितना? इंटरेस्ट रेट 10%। तो प्लांट में क्या करेंगे? बस जबानी सुन लें। 90,000 का किराया पकड़ेंगे, 3 साल पे डिस्काउंट करेंगे, 3 किस्तें हैं तो 223,817 223,817 पीवी आ जाएगी, और 90,000 रेंटल आ जाएंगे, और 0 पे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वर्किंग 1 और 2 हो गई। वर्किंग 1 और 2 मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं करूंगा। नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट में क्या आएगा?
और P&L में क्या आएगा वो देख लें। P&L में इंटरेस्ट चला जाएगा 22382 का। तो प्लांट के लिए मैं स्काई ब्लू यूज कर रहा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लांट का 22382 P&L में चला जाएगा और डेप्रिसिएशन चली जाएगी प्लांट की 74606। वो आप खुद निकाल लेंगे, उसकी मुझे टेंशन नहीं। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? राइट ऑफ यूज प्लांट चला जाएगा, क्लियर। और लीज लाइबिलिटी में हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे, ये करंट में चला जाएगा और ये नॉन करंट में चला जाएगा। 74380818119, ये 7438081, ये होती है सिंपल अकाउंटिंग, जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, डेप्रिसिएशन भी आती है और बैलेंस शीट के मुंह पे राइट ऑफ यूज आता है और लीज लाइबिलिटी आती है। प्लांट को मैंने लिफ्ट नहीं कराई, प्लांट को मैंने आपको यहीं से करवा दिया है। और प्लांट की जनरल एंट्रीज क्या होंगी? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिडक्शन डेबिट, अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट। अच्छा जी, अब आ जाएं भाईजान लैपटॉप की तरफ। बता दें कितने साल इसकी लाइफ है? 3 साल लीज टर्म है, माजरत लाइफ नहीं। और लो वैल्यू एसेट है या नॉट अ लो वैल्यू? लो वैल्यू, इसलिए मैं चॉइस यूज करने लगा और मैं राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ₹2000 एनुअली इसका कराया है एरियर में विद 5% रिडक्शन एनुअली, तो 5% रिडक्शन होनी है हर साल। वर्किंग नंबर 3 समझ लें, वर्किंग नंबर 3 1 और 2 उसकी थी एलपी और पीबी ऑफ एलपी की। वर्किंग नंबर 3 ये मैं करने लगा हूं किसके लिए? वर्किंग लैपटॉप के लिए। अच्छा, ये ना ऑपरेटिंग लीज नहीं है, लेकिन लकीली अकाउंटिंग उससे ऐसी है। ये ऑपरेटिंग लीज नहीं है, लेकिन लकीली अकाउंटिंग उससे ऐसी है। क्या? उधर रेंटल इनकम आती थी, इधर रेंट एक्सपेंस आएगा। बताएं जी कौन कौन से कॉलम डालेंगे? डेट और इंस्टॉलमेंट। 2000 कराया है भाईजान, ये डिस्काउंट रेट नहीं है, खुदा के लिए ये डिस्काउंट रेट नहीं है, ये रेंटल की डिक्रीज है। तो 2000 पे कराया पहले साल होगा 31 दिसंबर 15, इसके ऊपर लगाएं 95% या इसका 5% माइनस कर दें। 31 दिसंबर 16 1900 1805। टेस्ट में आपने देखा था एक सवाल बड़ा मजे का है, पहला वाला मजे का है ना? कितने लोगों ने दिया टेस्ट? जरूर मजे का सवाल है, मुंह में पानी आ गया होगा जी। 570 ओके। आप बता दें जी, खर्चे को भी स्ट्रेट लाइन बेस पे मैं डालूंगा। उधर किसको स्ट्रेट लाइन बेस पे डालते थे? इनकम को। इधर किसको स्ट्रेट लाइन बेस पे डालेंगे? खर्चे को। रेंटल इनकम लिखूं या अब रेंट एक्सपेंस लिखूं? मैं लेसी हूं या लेसर हूं? लेसी इसको ऑपरेटिंग लीज की वजह से स्ट्रेट लाइन पे बुक करने लगा है, या इसको लो वैल्यू एसेट होने की वजह से? लो वैल्यू एसेट होने की वजह से सिंपल अप्रोच यूज करने लगा जी। 5705 डिवाइडेड बाय 3 1902 क्लियर पर एनम। अब एंट्रीज इसकी वही कौन सी? कैसी कैसी? नहीं, आया कमाया नहीं, गया खर्च हुआ। बड़े हो गए अब आप। तो आया कमाया नहीं, गया खर्च हुआ। अच्छा, मुझे वो अल्फाज बता दें जो हम यूज करते हैं इंट्रो की क्लास में एक्रूअल्स के टॉपिक में। अगर आप के पास, अगर आप किसी को चीज बेच दें और पैसे ना आए तो इसे क्या कहते हैं? रिसीवेबल। अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएं और अभी चीजें ना बेची हों, एडवांस या
अर्न्ड। अच्छा, खर्चों में आ जाए, खर्चों में आ जाए। अगर आपने बिजली इस्तेमाल कर ली है और बिल नहीं दिया, पेएबल। और अगर आपने 12 महीने बिजली इस्तेमाल की, जज्बात में आके 14 महीने का बिजली का बिल दे दिया, तो 2 महीने का बिजली का बिल प्रीपेड, या फिर आपने किस में जमा करवा दिया है? एडवांस में जमा करवा दिया है। अगर आपने पढ़ लिया, कॉलेज में फीस नहीं दी, तो आपके लिए फीस पेएबल, और कॉलेज के लिए अगर आपने पढ़ा नहीं और अभी अगले से अगले 2-3 सेशन की फीसें जमा करवा दी, तो आपके लिए प्रीपेड एडवांस में पे कर दी। और कॉलेज के लिए अर्न्ड या अनअर्न्ड। तो ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। और उधर हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते थे? बैलेंस शीट में कभी कभी रेंट रिसीवेबल शो करते थे और कभी कभी अनअर्न्ड रेंटल। और इधर हम बैलेंस शीट में कभी कभी और कभी कभी प्रीपेड शो करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उधर हम एक अकाउंट बनाते थे सिर्फ रिसीवेबल का। मैंने कहा था अनअर्न्ड का अकाउंट ना बनाएं, अकाउंट एक ही बनाएं। किसका? रिसीवेबल का। और इधर भी मैं आपको कहूंगा एक ही अकाउंट बनाएं। किसका? पेएबल का, प्रीपेड का? पेएबल का। अच्छा, उधर जो रिसीवेबल का अकाउंट हमने डिराइव किया था, वो किससे डिराइव किया था? डेटर अकाउंट से। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। और इधर जो पेएबल का अकाउंट हम डिराइव करेंगे, वो किससे करेंगे? क्रेडिटर से। क्रेडिटर से कैसे डिराइव करेंगे? परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और कैश डेबिट, सॉरी, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, इन अकाउंट्स को बदला कैसे था? इन अकाउंट्स को बदला कैसे था? डेटर की जगह क्या लिखा था? बोले 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 बोले, रेंट रिसीवेबल, और सेल की जगह रेंटल इनकम। और क्रेडिटर की जगह बोले 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 बोले, रेंट पेएबल, और परचेज की जगह रेंट एक्सपेंस। नोट कर लें ताकि डेरिवेशन भी याद रहे इनकी। वो डेटर से निकला था अकाउंट, और ये वाला किससे निकलेगा? क्रेडिटर से। इसी कौन सा बंद करवाना है? विंग्स ऊपर करवा देता हूँ। अहमद, एक एसी का रिमोट लेके आए। ये कौन सी कंपनी का है? नहीं, ये ग्री का नहीं है, ग्री का, ये भी ग्री का रिमोट लेके आए, और ग्री का रिमोट लेके आए। उसके पर ऊपर करें और इसके पर खोल दें। चलें जी, एंट्रीज क्या बनी? जल्दी जल्दी जल्दी। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, बताएं जल्दी। एंट्रीज भी नीचे लिखनी है ना। क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट या रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। और दूसरी एंट्री डेटर डेबिट और सेल या रेंटल इनकम। अच्छा, इसकी एंट्रीज क्या बनेगी? बोले। आया, कमाया, गया और खर्च हुआ। बोले जाने की एंट्री। और यार एंट्री टी अकाउंट देख के एंट्री नहीं बनानी आती यार, हद हो गई यार। क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। सर ये कौन सा पेएबल है जो क्रिएट हुआ नहीं, पहले ही डेबिट हो रहा है? और चुप कर जो, खैर है। रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और दूसरी तरफ रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। ये लाइन आ गई बीच में दोनों के।
आया, कमाया, गया, खर्च हुआ। वैसे आई एग्री विद यू कि एंट्रीज रिदम से चले ना तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट हमें पता है एडवांस के सवाल भी आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी हम नॉन रिदमिक चला रहे हैं एंट्रीज को। लेकिन ज़रा रिदमिक चला के देख लेते हैं ताकि नॉन रिदमिक पेपर में वहाँ से डिराइव हो जाए। तो एंट्री क्या पड़ी थी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो बस मैं कह रहा हूँ इसकी तरतीब बदल दें, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट पहले करते हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट बाद में कर दें। और इधर भी सादा सी एंट्रीज, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट, पहले पेएबल बुक करें फिर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन इसका थोड़ा सा रिदम बदल दें, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। ओके, अब एंट्रीज तो ज़बानी ज़बानी बताएं आप। गया, खर्च हुआ, जाने की बताएं, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट की तरह की कोई एंट्री बता दें, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और इसकी रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन द एंड प्रीपेड आए या पेएबल आए, वो टी काउंट बना के मैं देखूंगा रेंट पेएबल में कि प्रीपेड आता है या पेएबल आता है। चलें जी, एंट्रीज किसकी एंट्रीज करनी है? लैपटॉप की। 31 दिसंबर 15 गया, कैश गया, कितना जी? 2000। और खर्चे की एंट्री गया, खर्च हुआ, जी बोलें। रेंट एक्सपेंस डेबिट, और इस एंट्री को पता क्या कहते हैं? बुक करना और पे करना, बुक करना खर्चा और पे करना जी। 1902 जी, 31/12/16 करवाएं जी। रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, जी 1902 और आगे 31/12/2017। कैश ये है, खर्चा ये है। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रखें आसानी के लिए, देखें इधर, कैश खर्चा, जी। और 3 साल गुजरेंगे, लेसी लेसर को ये एसेट उसके मुंह पर, सॉरी, वापस करेगा, बी पॉजिटिव। तो लेसी लेसर को ये एसेट 3 साल बाद वापस करेगा। ये ऐप हट अपना लैपटॉप, अच्छा जी। वैसे आपके सामने रेंट पेबल का अकाउंट बनाने लगा हूं फिगर्स के अलावा, इस सवाल की फिगर्स यूज नहीं करा मैं। रेंट पेबल, खर्चा
कैश। नाम तो पेएबल है, लेकिन मैंने आपको कह दिया उधर भी नाम रिसीवेबल होता था, कभी कभी उसे अनअर्न कह देते थे, तो नाम पे नहीं जाना आपने कैरेट डाउन की नेचर देखनी है। बताएं, पेएबल की नेचर बरकरार रही या पेएबल की नेचर हिल गई? कैसे बरकरार रही? कैसे बरकरार रही? आपका किराया बनता कितना था जो देना था? 10, लेकिन आपने दिया कितना? तो आप अपने आप को 2 रुपए देने के लिए, अगर किसी ने किराया मांगा 10, आपने दिया 8, तो आप 2 के लिए अपने आप को, और आपको पता है कैरी डाउन लाइबिलिटीज के इधर आते हैं, करंट लाइबिलिटी। बट अगर किसी ने किराया मांगा 10 और आप जज्बात में थे, आपने दे दिया 11, अब आप मुझे बता दें क्या ये पेएबल है या ज्यादा पे कर दिया है? ज्यादा पे कर दिया है। खर्चा कितना था? 10। बिस्किट के 50 रुपए थे, आप उसे 55 दे के आ गए, इसका मतलब है आप एडवांस में पैसे दे आए। तो खर्चा था 10, आपने पे कितना कर दिया? 11। कितना ज्यादा पे कर दिया? 1। इस 1 के बदले फ्यूचर में आप उससे और भी घर किराए पे ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो 1 ज्यादा दे दिया या देएबल है? ज्यादा दे दिए या पेएबल है? तो अब ये कैरी डाउन इधर आएगा। इधर तो भाईजान एसेट्स के कैरी डाउन आते हैं, लैंड का कैरी डाउन, बिल्डिंग का कैरी डाउन, कैश का कैरी डाउन, फर्नीचर का कैरी डाउन, डेटर का कैरी डाउन, इधर तो एसेट्स के कैरी डाउन आते हैं। तो ये ऊपर लिखा होगा अकाउंट लायबिलिटी, लेकिन हम अपने समझने के लिए यहां क्या लिख दिया करेंगे? करंट एसेट। तो ये मैंने आपको पेएबल और प्रीपेड की नेचर बता दी। इस सूरत में क्या आया करेगा? देख के बोलें, इस सूरत में क्या आया करेगा? पेएबल, 2 रुपए पेएबल है, और इस सूरत में प्रीपेड आया करेगा। ओके, चलें जी शुरू करें। खर्चा कितना है? 19, और दिया कितना है? ज्यादा दे दिया है, ज्यादा दे दिया है, पता नहीं क्या हुआ था, हमें ज्यादा दे दिया हमने, 2000 हमने दे दिया है। तो आप बता दें जी बैलेंसिंग किस साइड पे आ रहा है? अगर इस तरह पेपर में ना भी सोचें कि ज्यादा है कम है, तो कैरी डाउन इधर एसेट्स का ही आता है। नाम नहीं ऊपर बदलना, अकाउंट का नाम नहीं बदलना ऊपर। कैरी डाउन करंट एसेट प्री पेड 98 बैलेंसिंग। क्लियर? इसी तरह दूसरे और तीसरे साल का अकाउंट बन जाएगा। वो भी मैं नहीं बना रहा, क्योंकि दूसरे और तीसरे साल की एंट्रीज भी हमसे नहीं मांगी हुई थी, ये भी मैं मिटा रहा हूं। तो हमसे सिर्फ किस साल की एंट्रीज मांगी हुई है? पहले साल की। तो ये पहले साल की एंट्रीज हैं आपके सामने। अब इस डेटे की बुनियाद पे मुझे पहले साल का P&L और बैलेंस शीट बनवा दें। बता दें जी खर्चे में कितना जाना है? 19, और बैलेंस शीट में 98। ये थी लो वैल्यू एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो दिखने में आपको ऑपरेटिंग लीज जैसी लगी, लेकिन ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज यूज करना इसके लिए जायज नहीं है जी। एसओ CI और SO FP। भाई रेड मार्कर मुझे चाहिए। चलो रहने दो, मिल गया। अच्छा मुझे ना पहले ऐसा करें, वो जो ROU बता दें कितना था। ROU ब्लू मार्कर से नहीं है, ला दो। ROU कितना था? वो जो प्लांट था अभी दिखाया मैंने सारा, वो जो प्लांट अभी मैंने दिखाया था, ROU कितना था? डेप्रिसिएशन भाई वो जो मैंने आपको दिखा दिया सारा स्काई ब्लू से, वो पूछ रहा हूं। 149,211, ऐसे ही जरा समझने के लिए ताकि पूरी पिक्चर सामने आ जाए। 149,211, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी थी और
करंट लायबिलिटी थी, करंट पोर्शन। ये ब्लू मार्कर से मैं शो कर रहा हूं किसको? प्लांट को। 81819 और 74380। 81819 74380। 74380। अच्छा, इंटरेस्ट कितना था प्लांट का और डेप्रिसिएशन कितनी थी प्लांट की? 22382 74606। ये मैंने ब्लू मार्कर से आपको प्लांट के साथ सलूक करके दे दिया है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट के साथ साथ एक और चीज भी लीज पे ली हुई है, दैट इज लैपटॉप। वो मैंने शो भी ब्लू मार्कर से किया सारा, और अभी भी मैं ब्लू मार्कर से शो करने लगा हूं। अब ब्लैक वो मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया, यहां भी ब्लैक मार्कर से शो करने लगा हूं। अब आप मुझे बता दें एसओसीआई में क्या जाएगा? रेंट एक्सपेंस कितना? 1902। किसका? लैपटॉप का 1902। और करंट लायबिलिटीज में जाएगा या करंट एसेट्स में? करंट एसेट्स में क्या? प्रीपेड रेंट कितना? 90। मुझे बताएं ये ब्लैक मार्कर से जो मैंने शो किया है, इसे मैंने रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन क्यों नाम दिया है? क्योंकि हमने राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे बताएं मैंने जो ब्लैक मार्कर से शो किया लैपटॉप, इसे मैंने सिंपलीफाइड अप्रोच क्यों कहा है? क्योंकि सिंपल अप्रोच है। ब्लू मार्कर तो देखें जान ले ली थी, पता नहीं क्या क्या नजर आता है। ये सिंपल अप्रोच है, लेकिन आई अगेन से इट इज चॉइस। इट इज चॉइस, इट इज बाय चॉइस। अगर आपका दिल चाहे लैपटॉप के बारे में तो स्टैंडर्ड कह रहे हैं मैं आपको मना नहीं कर रहा। आपका अगर दिल चाहे तो इंस्टॉलमेंट के आगे प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस का कॉलम डालो, आप डालो, कोई मसला ही नहीं। डाल के आप इसको भी लैपटॉप को भी इस मॉडल पे ले आओ, वो कहते हैं आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सिंपल अप्रोच की बात करो तो कहते हैं मेरी तरफ से इस ब्लैक मार्कर वाली अप्रोच की भी इजाजत है। ऐसी सूरत में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन नजर नहीं आएगा, बल्कि क्या नजर आएगा? रेंट एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में एसेट नजर नहीं आएगा, क्योंकि लीज एसेट आपने छोटी सी चीज लीज पे ली हुई है, एसेट शो करने की जरूरत नहीं। कोई प्रीपेड रेंट या रेंट पेबल है तो वो शो कर दो। अब क्या रह गया? जनरेटर। जनरेटर के लिए मैं रेड मार्कर यूज करता हूं। जनरेटर, जन रे जनरेटर कितने का जी? ना कितने का पता नहीं, कितने का हम तो किराए पे लिया हुआ है। कितने का हमें क्या पता नहीं, लाखों का जनरेटर आता हो। जनरेटर कितने रुपए किराया दे रहे हैं? 20,000 पर मंथ। कितने महीने किराए पे लिया? 2 महीने किराए पे लिया। बाद में उससे हमने अपना जनरेटर ले लिया, हमारा तो अपना लेवल है। तो अभी हमने फिलहाल कितने अरसे के लिए किराए पे लिया है? 2 महीने के लिए। किस दिन किराए पे लिया? ये कम जनवरी 15 को। तो जनवरी का किराया जनवरी में दे दिया होगा, सवाल में नहीं लिखा हुआ तो दे दिया होगा। फरवरी का किराया फरवरी में दे दिया होगा। तो बस 2 एंट्रीज कर दें, एक करनी है एक कर दें, आपकी मर्जी है। जनवरी फरवरी की इकट्ठी एंट्री कर दें, अलग अलग करनी है अलग अलग कर दें। तो एक एंट्री में करने लगा हूं लाल मार्कर से। लाल की कसर रह गई थी तो लाल कर दें। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 40,000। कैसे? बच्चों वाली बात, 20,000 महीने का किराया, तो 2 महीने का किराया कैलकुलेटर के बगैर 40,000। इसका या प्रीपेड क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी दिसंबर नहीं आया था, जनवरी फरवरी में ही जनरेटर हमने किराए पे लेके किराया पे कर दिया था, वरना इसका भी प्रीपेड पेबल आ सकता था, कोई मसला नहीं। तो इसको आप कहां शो कर दें? सिर्फ P&L में। किस नाम से? किसका? जनरेटर 40,000। सो दैट इज ऑल। इसमें भी चॉइस है, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो फिर 2 महीने का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट में स्प्लिट करें, 2 महीने की डिफरेंस चार्ज डालें, फिर इसके ऊपर पीवी ऑफ एलपी निकाल के और सब कुछ। अगर सवाल में नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम करोगे चॉइस अवेलेबल है, यानी आप सिंपल अप्रोच की तरफ ही जाओगे। नहीं, वो अगर देगा तो बताएगा वैसे। हाँ, इंटरेस्ट रेट फिर देगा ना इनके।
So that was all about लेसी। ब्लू में क्या है? पुरानी वाली लीज। हद हो गया, कॉन्सेप्ट बताया करें आप। ब्लू में क्या है? पुरानी वाली सादा वाली लीज। और ब्लैक में क्या है? चॉइस। कौन सी लीज? लो वैल्यू एसेट। और रेड में क्या है? शॉर्ट टर्म लीज। शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट की ट्रीटमेंट दिखने में ऑपरेटिंग लीज जैसी लगती है, लेकिन इसका नाम ऑपरेटिंग लीज नहीं रखना। ओके इधर भी हम कलर कर देते हैं ना खूबसूरत से। कौन कौन सा करना था? ब्लैक। ब्लैक करना था। किसको? इसको। और कौन सा करना था? लाल। आप लोग कलर ब्लाइंड है। अच्छा अच्छा लेसर फाइनेंस लीज भी करता है। और वी आर जस्ट डूइंग रिवीजन नाउ। या गाइस सेइंग या ओके यो लेसी के पास एक अप्रोच है अवेलेबल, सादा अप्रोच। एक अप्रोच कौन सी है? सिंपल अप्रोच। लेकिन ये चॉइस है, चॉइस है, ठीक है। और ये दो जगह पे अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट। वरना आप इसका ना कोई नाम नहीं है, ये बस नॉर्मल लेसी की काउंटिंग है। तो बस इसको लेसी की काउंटिंग नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे दें, सादा भी नाम देना इसकी तौहीन है। तो बहरहाल तौहीन कर देते हैं हम इसकी, सिंपल लेसी से सिंपल ट्रीटमेंट। अच्छा पढ़ें जी, बिस्मिल्लाह पूरा पढ़ लें। हिर्रामा। अच्छा जी, शुरू वाली क्लासों में ना हमने ये शुरू किया था लेसी, और हम P&L में क्या डालते थे? इंटरेस्ट और इनके बाप बैलेंस शीट में पड़े होते थे क्या? राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। ओके ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको शुरू कराई थी फाइनेंस लीज। ये बताना पड़े कि क्या क्या करवाया था। इसके बाद क्या करवाई थी? फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं था, फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट इनकम थी। ये वो सारा समरीज बनी हुई है नीचे, लेकिन मैं बनी हुई को बना रहा हूं क्योंकि भाई ने तो परेशान कर दिया था मुझे उस दिन। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बोले लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट। इस तरह हमने डंकी को चलाना शुरू किया था। यानी पहले हमने सिंपल लेसी पढ़ा था, फिर हमने फाइनेंस लीज लेसर पढ़ा था, फिर चलते चलते पता नहीं 2 दिन से हमें क्या हुआ था, ऑपरेटिंग लीज लेसर पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या हुआ था, आप साइड पे तशरीफ रखें, लेसर आ रहे हैं। जी जी मैं जा रहा हूं, मुझे निकाल ही दो।
जी लेसर, बोले 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 बोले, पी एंड एल, रेंटल इनकम, छिक के रखा करे काम को, और डेप्रीसिएशन। और बैलेंस शीट में अगर किराया नहीं आया, नॉन करंट बंदा ला ले जुती ते पा ले जुती। ओके गाइस, पीपी, अच्छा गुड। और बोले बोले बोले, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट, जाने दें, छोड़ें। अनअर्न्ड रेंटल, डन। अच्छा, आप ना कभी जिंदगी में इधर लेवल चेक करें, ये इधर जाके इंटरेस्ट देते हैं और बस, और ये इधर जाके डेप्रिसिएशन देता है, और ये इधर जाके इंटरेस्ट देता है, और ये इधर जाके डेप्रिसिएशन देता है, और ये रिसीवेबल और अनअर्न्ड की इधर रेंटल इनकम पड़ी होती है। तो चीजें बड़ी मैच कर रही हैं, आप लोग ही मिसमैच करते हैं। ओके, आज जो आखिरी अकाउंटिंग मैंने की है वो अगर किसी को याद हो, उसमें क्या क्या है? पी एंड एल में क्या है? रेंट एक्सपेंस। राइट ऑफ यूज नहीं आना बैलेंस शीट में। रेंट प्रीपेड या रेंट पेबल। ठीक है जी, अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, नोट कर लें जल्दी 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 जल्दी। खुद ही नोट करें ना, अब देख के क्या नोट करते हैं, तो कमाल है, खुद ही नोट करें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जो नोट कर ले हाथ खड़ा करके बता दे। तस्वीर बाद में लेना भाई, फिर नोट नहीं करोगे। खुद नोट करें जी जल्दी। सोतों को जगा दें, जो सोता है वो खोता है। खो देता है, यानी आप अगर दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो मैं भी दूसरी तरफ ले जाता हूं। और भाई करें तो सही, 70-80% भी सही हो गया तो काफ़ी है। ICAP ने तो 50% वाले को पास रखा हुआ है। अजीब लोग हैं वैसे, 70-80% वाले को पास रखते हैं। 50 नंबर ले ले बंदा पास, यार हद होगी यार। अद्धे नंबर नहीं ले सकता रशीद साथ वाले, यार अद्धे नंबर नहीं बंदा ले सकता। वैसे कभी अकेले में बैठ के ना सोचिएगा जनरेटर के पास कि आधे नंबर नहीं ले सकता मैं। अच्छा, जो लोग सीरियस हैं मुझे बता दें अगर हो रहा है तो। ठीक है, जल्दी। लेसर हो गया, ठीक है, लेसी की तरफ आए। कुछ नहीं, अभी शुरू किया है, जल्दी करो। यार ये अगर मैं इधर गूगल पे शूज लिखूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? ऑनलाइन वाले बुरा तो नहीं बनाएंगे? घर वाले भी बैठे होते हैं, साथ लेक्चर ले रहे होते हैं, शूज फॉर मैन लिख देते हैं। अब मैं ये जूता लाने लगा हूं, जिसने गलती की ना उसके लिए। यार ये वाली कर लो, सॉफ्ट वाली। क्या कहा इसने, मुझे भी बताना। चलें, ये पहनने के लिए है, तू कुछ और समझ रहा है। सिंपल वाला लेसी जिसका गलत हुआ ना, उसको तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। सिंपल वाला लेसी जिसका गलत हुआ। वेल डन भाई। अच्छा, साथ साथ कर रहा था।
हाइब्रिड में सेकंड रो वाले भाई शर्मा रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। मैं जूम करता हूं यार, किधर गया है मेरा जूत। यार जूते की तस्वीर खींच रहे हैं यार, जान यार। ओके, जिनको तो पढ़ गए हैं वो समरे में हैं। पढ़े में हम अबू से थप्पड़ थप्पड़ तो अबू के थप्पड़ तो खेती के लिए पानी का काम दे। अच्छा, लेसर, पहले लेसर की तस्वीर खींच लो भाई, जब बाद में लेसी के अलग पैसे हैं। अच्छा, लेसर की फाइनेंस लीज क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम और लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल। और लेसर की ऑपरेटिंग लीज में क्या आएगा? पीपी, रेंट रिसीवेबल, अनअर्न्ड रेंटल और रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन। और लेसी की P&L में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज और उधर P&L में रेंट एक्सपेंस और इधर रेंट प्रीपेड या पेएबल। अच्छा, आप महसूस करें ये और ये आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट हैं, सिवाय इसके कि एसेट नजर नहीं आ रहा। और ये भी अगर आप महसूसमेंट करें, ये और ये भी दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे का, सिवाय इसके कि अब इधर एसेट नजर नहीं आ रहा। बस ये दोनों ऑपोजिट दिखने में आपको लग रहे हैं। ओके, अब मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं, वो 1 से 2 मिनट में आपने करने हैं, जिसमें आपने डिसाइड करना है कि लेसर लीज को कैसे क्लासिफाई करेगा और लेसी लीज को कैसे क्लासिफाई करेगा। जी, a leasing company leased out a chair costing 30,000 for 5 years. Its useful life is 6 years. Classify lease from lessee viewpoint, classify lease from lesser viewpoint. Take approximately 1 to 2 minutes. Do not watch the solution, just watch on whiteboard and try to conclude. मैं कह रहा हूं कि ये कर दें जरा। यार अजीब दीवाने लोग हैं। अब वो उस दिन चला रहे थे कि वालिदैन बच्चों की FIFO बेस पे शादी करते हैं। अच्छा, चलो चलो चलो, लाइफो पे करते हैं। छोटा बच्चा कहते हैं मेरी पहले शादी कर दो, हद होगी। अच्छा चलो बस, a leasing company leased out a chair costing rupees 30,000 for 5 years. Its useful life is 6 years. Classify lease from lessee viewpoint, lesser viewpoint. भाई 5 सवाल लेसर के आपसे पूछने लगा हूं, 5 सवाल। 1 मिनट। यूजफुल लाइफ, लीज टर्म। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा ना वॉल्यूम लो के साथ। 5वें साल के एंड पे लेसी को एसेट मुफ्त में मिल जाएगा? नो। 5वें साल के एंड पर लेसर के सवाल पूछ रहा हूं। 5वें साल के एंड पर लेसी बाजार से कम पैसे देके एसेट खरीद सकता है और ये रीजनेबली सर्टन है वो खरीद सकता है? नो, ऐसी कोई जिक्र सवाल में नहीं है। तीसरा सवाल, अगर मैं क्या कहते हैं लीज टर्म को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूं तो क्या जवाब मेरा 75% से ज्यादा आ रहा है? अगला सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं।
चौथा सवाल लगाने की जरूरत नहीं, असल में रेंटल वगैरह भी नहीं दिए हुए ना, तो चौथा सवाल भी लग ही नहीं सकता। तीसरे का जवाब क्या आ गया है? तो इसका मतलब है लेसर कौन सी लीज करेगा? फाइनेंस। लेसर कौन सी लीज करेगा? फाइनेंस। क्लियर? अगला सवाल, अब लेसी के एंगल से सोचें। लेसी के एंगल से 5 सवाल नहीं पूछने। क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? शॉर्ट टर्म कहां है? 5 साल की लीज है। क्या ये चेयर उस तस्वीर में थी जो मैंने दिखाई है? क्या ये लो वैल्यू एसेट है? तो फिर लेसी क्या करेगा? सिंपल अप्रोच लगाएगा। ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है कि सिंपल अप्रोच लगाए, और इसको कौन सा लीज कह दे? लो वैल्यू एसेट। डन। अब लेसर कौन सी एंट्रीज करेगा? फाइनेंस लीज वाली, खामोश। और लेसी, लेसर वर्किंग में करेगा जीआई और एनआई। यार आप समझे ना चीजों को। लेसर जीआई और एनआई से शुरू करेगा और डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम बनाएगा। लेसी सिंपल अप्रोच यूज करेगा, डेट और इंस्टॉलमेंट डालेगा और उनको सिर्फ स्ट्रेट लाइन बेस पे रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देगा। अगला करें। जी, a leasing company leased out a car costing rupees 3 million for 3 years. Useful life is lease rentals are 5 lakh payable per annum. Classify lease from lesser viewpoint. पहला सवाल, क्या तीसरे साल के एंड पे चीज लेसी को मिल जानी है? दूसरा सवाल, क्या तीसरे साल के एंड पे लेसी बाजार से कम पैसे देके बाकी 7 साल के लिए खरीद सकता है? और ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना उसके लिए रीजनेबली सर्टन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। 3 को 10 से डिवाइड करें, जवाब 30% आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 को 10 से डिवाइड करें तो जवाब 75% से। अच्छा, अगला ना असल में डिस्काउंट रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप 5 लाख को 3 से डिवाइड करें तो 15 लाख को जब आप डिवाइड करें 30 लाख से, एलपी को एफवी से डिवाइड करें तो जवाब कम आ रहा है 90 से। तो जब पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। ओ यार हद होगी। अच्छा चलिए एक और काम कर लेते हैं, लातों के भूत बात। अच्छा इसका जवाब क्या आ गया? ऐसा कोई स्पेशल नेचर का नहीं है, गाड़ी है, गाड़ा तो नहीं है कोई गाड़ी है, तो ऐसा कोई स्पेशल नेचर का नहीं है। तो 5 सवालों के जवाब आ गए 9। तो लेसर कौन सी लीज लगाएगा? ऑपरेटिंग लीज। अच्छा अब जूते पहने लेसी के, किसके जूते? लेसी के। लीज 1 साल से कम है? नहीं, 1 साल से कम नहीं है, तो ये लीज शॉर्ट टर्म नहीं है। क्या ये लो वैल्यू एसेट है? गाड़ी लो वैल्यू एसेट नहीं है, गाड़ी तो गाड़ी है ना, तो गाड़ी लो वैल्यू एसेट। अब इसका मतलब है फिर ये लेसी क्या करेगा? नॉर्मल लीज लगाएगा या सिंपल अप्रोच लगाएगा? नॉर्मल लीज लगाएगा। क्लियर? अब यहां पे आके ना लोगों ने स्टैंडर्ड बनाने वाले पे किया एतराज। क्या एतराज किया? लोगों ने कहा जी तुम कह रहे हो लेसर लगाएगा कौन सी लीज? ऑपरेटिंग लीज, और लेसर एसेट अपनी किताबों में शो करे और डेप्रिशिएट करे, और तुम कह रहे हो लेसी लगाए सिंपल लीज और वो भी राइट ऑफ यूज एसेट शो करे और डेप्रिशिएट करे। तो बता दो एसेट किसका है? स्टैंडर्ड कहता है भाईजान मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका, सॉरी। तो ये स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस में लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड की लिमिटेशन है।
आप स्टैंडर्ड पे एतराज ना करें, स्टैंडर्ड बनाने वालों को ये पता है और उन्होंने ये चीजें सोची थी, इसीलिए शायद स्टैंडर्ड राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट कराता है, पीपीई को डेप्रिशिएट नहीं कराता। तो राइट ऑफ यूज एक हक है जो चंद साल इस्तेमाल करने का है। तो इसलिए अगर लोग स्टैंडर्ड पे एतराज भी करें कि स्टैंडर्ड ने अजीब स्टैंडर्ड बना दिया, ये सबसे पहला एतराज उठा था जब स्टैंडर्ड नया आया था। पुराना स्टैंडर्ड था IAS 17, नया स्टैंडर्ड आया था IFRS 16। IFRS 16 में लोग हैरान हो गए थे कि लेसर भी डेप्रिशिएट करा होता था एसेट को और लेसी भी डेप्रिशिएट करा होता था। तो स्टैंडर्ड ने जवाब दिया, उधर वो पूरी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करा होता है, इधर ये सिर्फ पीवीज को डेप्रिशिएट करा होता है। और टेक्निकली सोचें हो भी क्या रहा होगा, ये तो गाड़ी की 30 लाख की कॉस्ट को डेप्रिशिएट करा होगा 10 साल के ऊपर। लेसर याद नहीं, अकाउंटिंग लेसर ऑपरेटिंग लीज 30 लाख को 10 साल पे डिवाइड करा होगा लेसर। लेकिन लेसी तो 15 लाख की पीवी निकाल रहा होगा, 5 लाख की पीवी, 15 लाख की पीवी को 12-13 लाख आएगी और वो 12-13 लाख को 3 साल पे डेप्रीशिएट कर रहा होगा। तो वो राइट ऑफ यूज को डेप्रीशिएट कर रहा होता है, ना कि एसेट की प्राइस को। तो इस बहस में मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, हमें हमारे सिलेबस या हमारे स्कोप में ये बहस नहीं है। बहरहाल इस स्टैंडर्ड पे लोगों ने एतराज किया हुआ है कि अजीब सा स्टैंडर्ड है, दो लोग एसेट को क्या कर रहे होते हैं, डेप्रीशिएट। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है मुझे इससे कंसर्न नहीं है, लेसर 5 टेस्ट लगाया करेगा, डिसाइड किया करेगा फाइनेंस या ऑपरेटिंग, लेसी कोई टेस्ट नहीं लगाएगा। अगर एसेट हल्का फुल्का हुआ, लो वैल्यू, हल्का फुल्का लो वैल्यू एसेट हुआ, या लीज क्या हुई, शॉर्ट टर्म लीज हुई, तो इस सूरत में वो रेंट एक्सपेंस शो कर दे बैलेंस शीट में, P&L में। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन शो करने की इजाजत नहीं है। वो शो ही क्या जो किया, रेंट एक्सपेंस शो करने की, जो भी मैं बात कर रहा था, इस लीज में रेंट एक्सपेंस शो करना है और उसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन शो करनी है। ठीक है, बात करते करते शायद हम कहीं और निकल गए थे। ओके, चलें, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप मुझे एग्जाम्पल 7 कर दें। एग्जाम्पल 7, दो से 3 मिनट लें, एंट्री ज़बानी कर दें, सिर्फ वर्किंग वगैरह कर दें। पेज 46, पेज 46, जल्दी जल्दी देखें। लेसी का सवाल है, लेसर का सवाल है, फिर आगे सोचें कैसे टेक अप करना है। Entity A leases office equipment for 5 years. The total value of the equipment when new is 5,000. Determined by entity A to be low value. कहते हैं ये ऑफिस इक्विपमेंट हमारी नज़र में ना लो वैल्यू था, ये नया भी 5,000 का आ रहा है, तो हमारी नज़र में ये लो वैल्यू है। बस जब उसने कह दिया लो वैल्यू, तो लो वैल्यू है। एंटिटी ए इलेक्ट्स चूज टू अप्लाई द लो वैल्यू एसेट एग्जेम्पशन। समझ आ गई? एग्जेम्पशन क्या मतलब, मैं एग्जेम्प्ट हूं, अब मैं राइट ऑफ यूज ना भी रिकॉर्ड करूं तो खैर है। लीज पेमेंट्स आर पेबल एज फॉलोज, पहले साल पेमेंट नहीं होनी, दूसरे और तीसरे जी। टोटल कितना हो गया? 6500। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय ना, ये दीवानों की तरह 4 नहीं करना,
असल में ये पीरियड्स 5 है ना, तो डिवाइडेड बाय 5, 1300। अब एंट्री जरा देखिएगा, एक पहले साल की रेंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 0 और रेंट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 1300। 0 की एंट्री नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, सॉल्यूशन में नहीं हुई भी मैं कर रहा हूं, वरना फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, घर में समझ आने में मसला होता है। गया खर्च हुआ, इकतीस 12 ईयर 1। जी बोलें। रेंट पेबल डेबिट 0, रेंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। अच्छा इधर देखें, सोच के बताएं, खर्चा 1300 है, पे नहीं कर रहा मैं, पेबल में जाना चाहिए या एसेट में? पेबल, इसलिए कैरे डाउन मेरा 1300 पेबल आएगा। इसको लिख लें करंट लाइबिलिटी, जरा इसको करंट लाइबिलिटी लिख लें सॉल्यूशन में। रेंट पेबल के अकाउंट में लाइबिलिटी है या प्रीपेड है? लाइबिलिटी। क्लियर? और आगे भी उसी तरह करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी सिर्फ 3 साल का अकाउंट समझने के लिए बनाया। अच्छा इसका नोट वगैरह नहीं बनता कोई खास, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट का। अगर कभी खुदा ना खास्ता पेपर में नोट आ जाए तो आप बस खर्चे को शो कर दीजिएगा नोट में, खर्चे को 1300 को। ये तो P&L ही बन गया ना, खर्च नोट क्या बना? नोट, नोट फॉर द ईयर होते हैं, एज ऑन नहीं होता, फॉर द ईयर, ईयर 1 ईयर 2 1300 1300। मेच्योरिटी एनालिसिस कोई नहीं, बस एक्सपेंस जो P&L में जाना है ना वही यहां चले जाना है। तो नोट बनाने की जरूरत नहीं, P&L के फेस पे वैसे ही नोट बन जाता है, इसलिए नोट मांगने का कोई चांस नहीं है इसके। इसमें मेच्योरिटी एनालिसिस बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी लीज है, इतना लंबा चौड़ा मेच्योरिटी एनालिसिस बना के यूजर को क्या परेशान करना है, इमटेरियल सी चीज है। अच्छा जी निकालें पेज 44, पेज 43, रिकॉग्निशन इन केस ऑफ लेसी ओनली। कौन सी अप्रोच? सिंप्लीफाइड अप्रोच। चॉइस, a lessee may elect, choice not to apply the requirements to record and measure the right of use and कौन सी सूरत में? अगर शॉर्ट टर्म लीज है और एसेट कौन सा है? लो वैल्यू। शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है जी? a lease that at commencement date has a lease term of 12 months or लेस, और अगर उसमें कोई एक्सटेंशन ऑप्शन है तो वो डाल के, क्या मतलब? 4 महीने की लीज है, 2 महीने की एक्सटेंशन है, स्टिल कितने अंडर है? स्टिल 12 महीने से कम है ना, तो ये कौन सी लीज होगी? शॉर्ट टर्म लीज। यार ये पेज है 43 44, मैं बताता हूं नहीं, इसमें सर्टन और अनसर्टन वाला नहीं देखना। 4 महीने की लीज है, 3 महीने की एक्सटेंशन की ऑप्शन है, एक और लीज है वो 9 महीने की है और 4 महीने की एक्सटेंशन की ऑप्शन है। सर्टन अनसर्टन वाला यहां कोई चक्कर नहीं है। बता दें कौन सी शॉर्ट टर्म लीज होगी, कौन सी शॉर्ट टर्म लीज नहीं होगी। पहली शॉर्ट टर्म लीज है और दूसरी शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, नोट कर लें। एक्सटेंशन ऑप्शन डाल के सोचना है कि लीज शॉर्ट टर्म है या नहीं।
ये दो लीजेस मैंने आपके सामने शो कर दी, लीज 1, लीज 2। ये पेज 44 के टॉप पे लिख लो। अच्छा भाई, तीसरी मिसाल, लीज 10 महीने की है विद परचेज ऑप्शन, विद परचेज ऑप्शन। बताएं जी, लीज 10 महीने की है विद परचेज ऑप्शन। स्टैंडर्ड से पढ़ें, अपनी तरफ से कोई नहीं, बस जो स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कह दिया उसको फॉलो करें बस। अ लीज डेट कंटेन्स अ इज नॉट अ, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये नहीं शॉर्ट टर्म। 10 महीने के लिए आपने एसेट लीज पे लिया, लेकिन उसके में क्या डली हुई है? परचेज ऑप्शन। तो ये लीज शॉर्ट टर्म नहीं है, चाहे 10 महीने की लग रही है, इसको आपने शॉर्ट टर्म नहीं कहना। नहीं, रीजनेबली सर्टन शर्टन वाला चक्कर नहीं है यहां, बस ऑप्शन मिल गई तो आपने पहले दिन से ही उसको क्या नहीं कहना, शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहना। यहां रीजनेबली सर्टन अनसर्टन वाली बात नहीं है। हाँ, लीज 9 महीने बाद खत्म हो, 10 महीने बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन उसमें खरीदने की ऑप्शन तो है ना। वो ऑप्शन शुरू में हो सकता है सर्टन ना हो, लेकिन 10वें महीने के एंड पे आपका मूड बन जाए। तो इस जिस लीज में शुरू से ही परचेज की ऑप्शन है वो लीज शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। मुझे बताएं, ये चारों लीजेस शॉर्ट टर्म लीज हैं या लो वैल्यू एसेट है? भाई लो वैल्यू नहीं है, कार कहां लो वैल्यू है, प्लांट कहां लो वैल्यू है? लो वैल्यू नहीं है। इज इट शॉर्ट टर्म? यस यस यस, दीज आर शॉर्ट टर्म। पहली गाड़ी कितने अरसे के लिए ली है? दूसरी गाड़ी? पहला प्लांट? दूसरा प्लांट? 11 महीने। अच्छा, अब भाईजान आपने सोचा कि मैं गाड़ी को रख लूं शॉर्ट टर्म लीज वाले मॉडल पे। स्टैंडर्ड कहता है आपको फिर इसे भी रखना पड़ेगा। अगर आपने डिसीजन लिया तो पूरी क्लास के बारे में लेना, और हो सकता है प्लांट के बारे में आपने सोचा मैं इसे शॉर्ट टर्म लीज में ना डालूं और मैं इसको सिंपल पे रख लूं। अब जरा देखते रहिएगा और मेरी बात को तसल्ली से समझना है। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने प्लांट के ऊपर इस वाली गाड़ी पे शॉर्ट टर्म लीज लगाना है, तो मैं मजबूर हूं कि मुझे इस पे भी क्या लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मजबूर नहीं हूं कि फिर मैं प्लांट पे भी शॉर्ट टर्म लीज लगाऊं। हां, अगर प्लांट में, इस प्लांट में मैंने सोच लिया शॉर्ट टर्म लीज लगानी है तो मजबूर हो जाऊंगा इस पे भी लगानी है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि गाड़ी पे शॉर्ट टर्म लीज लगानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट पे भी शॉर्ट टर्म लीज लगानी है। तो अगर मैं इसके लिए शॉर्ट टर्म लीज लगाऊंगा तो इसके लिए भी शॉर्ट टर्म लीज लगाऊंगा, और मेरा दिल चाहेगा तो इनको दोनों में शॉर्ट टर्म लीज नहीं लगाऊंगा, बल्कि किस मॉडल पे रखूंगा। तो पता ये चला कि गाड़ियों में से एक गाड़ी पे भी शॉर्ट टर्म लीज लगा दी आपने, तो सारी वो गाड़ियां जो 12 महीने से कम के लिए हैं, सारी गाड़ियां नहीं, सारी वो गाड़ियां जो 12 महीने से, उनको किस मॉडल पे रखो? फिर शॉर्ट टर्म लीज पे। कंसिस्टेंसी कहते हैं इसको, कंसिस्टेंसी। लेकिन इसकी इजाजत है कि गाड़ियों पे शॉर्ट टर्म लीज वाला मॉडल लगा दो और प्लांट पे सिंपल वाला। इसे कहते हैं क्लास ऑफ एसेट्स। क्लास ऑफ एसेट, अंडरलाइन का मतलब होता है जिस एसेट का जिक्र हो रहा है। ये अलग क्लास है, आपको पता है गाड़ियों की क्लास ही अलग है और प्लांटों की क्लास अलग हो रही है। ह्यूमन बीइंग्स, सोशल एनिमल, नहीं ह्यूमन बीइंग, अच्छे बच्चे।
आपने देखा दुनिया में किस तरह बारीकी से चीजों को देखा जा रहा है। अभी तो दुनिया खुलना शुरू हुई है आप पे। अभी तो डॉक्टरों ने अपनी साइंस पढ़ा रहे हैं, उधर इंजीनियर अपना पढ़ा रहे हैं कुछ। पॉइंट 2 पढ़ें जी। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ, यानी पूरी क्लास पे लगाना है। लेसी वुड रिकॉर्ड लीज इंस्टॉलमेंट इधर एज एक्सपेंस ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, पीरियड ऑफ लीज और मे एक्सपेंस इट यूजिंग अनदर सिस्टमैटिक बेसिस। बेहतर तो स्ट्रेट लाइन बेस है, अगर आपका दिल चाहे कोई और मेथड आपको बेहतर लग रहा है वो लगा लें। असूली तौर पे बेहतर क्या है कि हर साल कितना खर्चा रिकॉर्ड करें, 1902। लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ शुरू वाले सालों में एसेट ज़्यादा फायदा दे रहा है तो उसकी ज़्यादा इनकम रिकॉर्ड कर लो या खर्चा रिकॉर्ड कर लो, ये आपकी मर्जी है। इट्स ओवर। अब मैंने कहा था आपको टेस्ट होगा आपका, तो ये 10 से 15 मिनट का होगा। आपने बड़ा अटेंटिवली और खुशी से देने। पेज 93 निकालें बुक का, पेज 93। रजिस्टर खोल लें। मुझे घर से तैयार करके लाया हूं सारा, सिर्फ मैंने आपको शो करना है। मुझे नहीं पता कि यह सवाल लेसर का है, मुझे नहीं पता कि यह सवाल लेसी का है। मैं आपसे सिर्फ 2 चीज़ें पूछने लगा हूं, आपने मुझे वो 2 चीज़ें बतानी हैं। हम रजिस्टर पे लिखेंगे पेज 93। रजिस्टर पे क्या लिखेंगे? पेज 93। ईयर एंड मैं एज्यूम करने लगा हूं 31 मार्च 10। क्या एज्यूम करने लगा हूं? 31 मार्च 10। और मैं एज्यूम करने लगा हूं ये लेसर का सवाल है। चलें जी, ये 2 फिगर्स आप मुझे निकाल के दे दें। चलें जी। बड़ी आसान चीज से शुरू करवा रहा हूं, टाइम ना लगाएं। शुक्र है ईयर एंड और लीज ईयर एंड बराबर है, कुछ भी नहीं है, फिर जल्दी करें। असल में ना मैच्योरिटी एनालिसिस में इंशाल्लाह मुझे है कि आप लोग परेशान नहीं होंगे पेपर में। लीज लाइबिलिटी में भी टेंशन नहीं होगी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। फड्डा पड़ते जाके इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट रिसीवेबल में। वो मैंने कल की क्लास में जाते जाते महसूस किया था जब मैं कोल लिमिटेड वाला सवाल कर रहा था, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 13। तो उस फड्डे की वजह से अब ये 15-20 मिनट का आज हम पॉज ले रहे हैं और सारा टॉपिक रोक रहे हैं और यहाँ पे खड़े होकर जरा पिछला रिवाइज करने लगे हैं। तो इंटरेस्ट अगर लेसर समझ नहीं आ रहा तो एक्सपेंस और पेएबल लिख लें, जो मर्जी लिख लें, बस लिखें सही। इधर इनकम और रिसीवेबल बताएं जल्दी से। कर लिया? हाथ खड़ा कर दें। पहले वाला सोल्यूशन नोट कर लें, फिर अगले वाला मैं बना के देता हूं आपको। अच्छा भाईजान, एक बात जिंदगी में ना याद रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये आपको आज बड़ी पते की बात बता रहा हूं। ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये इन 12 महीने का होता है। मैंने सवाल नहीं भी पढ़ा ना तो ये इंटरेस्ट 12 महीने का है। और ये इंटरेस्ट कब का है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2010 जनवरी, फरवरी, मार्च। ये इंटरेस्ट इन 12 महीनों का है। ये जो 12 महीने मैंने बोले हैं, ये इन 12 महीनों का इंटरेस्ट है। अगला सवाल मेरा, क्या ये इंटरेस्ट इन्हीं 12 महीनों के एंड पर मिल भी गया? मिल गया या मिलेबल है? रिसीवेबल 0। और मुझे 12 महीने की इनकम कोई बच्चा बताए, 12 महीने की इनकम 1822। ये पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं। डन?
ये ना बात जो मैंने की है ये आज की मेन बात है। इधर देखें, इसको आपने हाईलाइट करना है। इन 12 महीनों का ये इंटरेस्ट है। देखिएगा मैं क्या क्या मिटा रहा हूं। चलें जी, जल्दी करें। नहीं 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 नहीं, लाइन क्यों लगानी है यार? लाइन वाली चीजें मैंने पूछी नहीं। लेट एवरीवन डू। सबने पैसे दिए हुए हैं। मेरा अगर ईयर एंड 31/12/9 होता तो मुझे बता दें बैलेंस शीट और पी एंड एल में क्या क्या जाता। मजा आ रहा है ना आप? हाँ चलो। यार सारी बातों को डस्टबिन में फेंकें। ये इंटरेस्ट बताएं किन 12 महीनों का? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2009 के कैलेंडर का और जनवरी फरवरी मार्च 2010 के कैलेंडर का। हमारा लेकिन अनलकीली ईयर एंड हो गया था 31/12/9 को। अगर 31/12/9 को हमारा एंड हो गया था काउंटिंग ईयर, तो 31/12/9 की रात को मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया या अगले साल 3 महीने बाद पे किया? अगर मैं लेसन हूं तो रिसीव किया, तो अगले साल 3 महीने बाद मुझे रिसीव हुआ। अगर मुझे अगले साल 3 महीने बाद रिसीव हुआ तो इसका मतलब 31/12/9 को जब मैं खड़ा था तो 9 महीने का रिसीवेबल था। तो 9 मंथ्स का रिसीवेबल था और 9 मंथ्स का ही कमाया था मैंने। 9 मंथ्स का ही कमाया था ना। अब इस फिगर को पकड़ के टोटे करने पड़ेंगे जी। अच्छा मुझे बता दें कितने महीने मैंने एसेट लीज पे दिए रखा, तो फिर इनकम भी 9 महीने की बुक करूंगा। और ये 9 महीने का किराया अभी तक रिसीव, इसलिए ये क्या होगा? रिसीवेबल। तुम साल के इंटरेस्ट हो, अभी हमने सिर्फ 9 महीने एसेट लीज पे दिया है, इसलिए हम सिर्फ 9 महीने की इनकम बुक कर सकते हैं। 1367। और ये सारा का सारा 1 रुपया भी नहीं मिला, बल्कि अगले साल 31/12/9 पे खड़े हैं ना, 31/12/9 पे खड़े हैं ना, अगले साल 3 महीने बाद मिलेगा। पूरा रिसीवेबल है ये। कितना? 1367। डन। किसने गलती की थी वो हाथ खड़ा करें। क्या गलती की थी? क्या? अच्छा यार, रिसीवेबल याद रखिएगा उस अरसे का होता है जिसकी आपने सर्विस दे दी है। आपने देखे ना, लीज एसेट 9 महीने का किराए पे दिया है। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको जिंदगी भर याद रखिएगा, रिसीवेबल और पेबल कभी फ्यूचर का ना बनाइएगा। रिसीवेबल और पेबल कभी फ्यूचर का ना बनाइएगा। रिसीवेबल और पेबल हमेशा किसका होता है? पास्ट का होता है। डन हो गया? आगे आने दो। ये हो गया, ये हो गया। अगला सवाल ये है, अगला सवाल अब मैं आपसे पूछने लगा हूं। ये जी अगला सवाल है, चलें करें। और भाइयों, जो आप पी एंड एल में लेके जा रहे हैं ना, उसके अलावा वाला नीचे वाला सारा अनंड होता है। ये नोट के लिए बता रहा हूं।
टेक इट वेरी इजी, रिलैक्स होके करेंगे, हो जाएगा। ओके अच्छा, इसमें ना ऊपर से जरा देखना शुरू कर दें रिदम क्या चल रहा है। ये 9 के कैलेंडर के 9 महीने का इंटरेस्ट है और 10 के कैलेंडर के 3 महीने का इंटरेस्ट है। ये 10 के कैलेंडर के 9 महीने का इंटरेस्ट है और 11 के कैलेंडर के 3 महीने का इंटरेस्ट है। मुझे बताएं, पहली तो बात है, लीज इस साल शुरू हुई है या पहले की शुरू हुई है? तो 31/12/10 में पूरे साल का इंटरेस्ट बुक करना है, मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट बुक करना है। अब मुझे चाहिए 31 दिसंबर 10 का इंटरेस्ट। 31 दिसंबर जो 10 का इंटरेस्ट है वो मेरा जो है वो कैसे निकलेगा? 31 दिसंबर 10 का इंटरेस्ट निकलवाएं जी। किस फिगर को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1822 को तो मैं 10 में तो 3 महीने है ना, तो 1822 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3/12 से। ये मेरे किस किस महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा? ये मेरे इस साल के जनवरी फरवरी मार्च का निकल आएगा। अब मुझे कौन सा चाहिए बोलें? अप्रैल से दिसंबर वाला इसमें से खींचना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल से दिसंबर इसमें आ रहा है ना, तो अप्रैल से दिसंबर वाला इसमें से खींचना पड़ेगा। 144 इंटू 1536, ये कितने लोगों की फिगर आ गई थी? सही, ओके, वेल डन। अच्छा, इसी में से अगली हेल्प भी हो सकती है थोड़ी सी, अगर इधर ही नजर मार लें तो हेल्प हो सकती है। 2010 में 3 महीने का मिल चुका है, 3 महीने का मिल चुका है, तो कितने महीने का भी नहीं मिला? 9 मंथ्स का नहीं मिला। दोबारा देखें, 2010 के मार्च तक का, 2010 का मार्च तक का, इसको इस तरह सोचे ना, व्हाट इज 2010? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 2010 के कितने महीने हो गए? 12। 2010 के 12 में से 3 का मिल गया, बाकी 9 का इस पेमेंट में मिलेगा। तो अब बोलें रिसीवेबल में कितना डालूं? 1441 इंटू 1081, ये कितना होगी? सही थे फिगर 1081। ओके, ये पेज 104, पेज 104। भाई अगर आपसे कोई पूछे, अभी ईयर एंड मैंने बता रहा, ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है, ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है? ये 2001 के कैलेंडर के 6 महीने के और 2002 के कैलेंडर के पहले 6 महीने का। तो ये 12 महीने का इंटरेस्ट गालिबन 13वें महीने के पहले दिन मिल रहा है, कुछ ऐसी स्टोरी है। 12 महीने का इंटरेस्ट 13वें के पहले दिन मिल रहा है। चलें जी, करें 30 जून 2002 ईयर एंड, पेज नंबर 104, 30 जून 2002 ईयर एंड करके करें। तीस जून 2002। P&L में इंटरेस्ट इनकम और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में
करें। क्या आप एग्री करते हैं कि जुलाई 2001 से लेकर 30 जून 2 तक का इंटरेस्ट ये है, मिला कब मुझे नहीं पता, ये है, तो इसका मतलब है हमारे साल का तो यही है। ये 30 जून 2 और ये 30 जून 2, ये तो मैच कर गए, मैच कर गया ना। तो जुलाई 2001 से 30 जून 2002, तो ये पूरा इनकम में जाना चाहिए। इनकम में तो ये पूरा जाएगा, कितना 32। अगला सवाल ये है, क्या 30 जून 2 की रात को मिल गया या अगले दिन सुबह मिला? तो अगर आप वापडा को जून का बिल जुलाई में दे तो वापडा वाले जून को इसको रिसीवेबल में डालेंगे, तो जून तक का अगले साल मिला। मक्खी एग्जैक्ट बैठी थी इस पे। जून का किस साल मिला? तो बताएं, मिला या मिलेबल? मिलेबल। तो किस में डालूं? रिसीवेबल। यार इस तरह ना चीजें करते रहा करें। रात को मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कोई 2 सवाल ढूंढता हूं और उसके फिर ईयर एंड ऐसे सोचता हूं जिससे मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और जाग लेता हूं। तो आप भी ना इसी तरह किया करें अपने साथ कि आप बैठे, यार कर ही ले यार होमवर्क, यार उठ यार कर हिम्मत, वो करके भी सोया करें। जज्बा आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। कौन सा साल है जी? बोले 31 मार्च 2002। चलें जी करें, आखिरी सवाल आज का मेरा। 31 मार्च 2002। इस क्लास के बाद आपने छलांगे मारते हुए जाना है। भाईजान सेब खुद नहीं गिरेगा दरख्त से, उतारना पड़ेगा, जल्दी करें। चलें जी, ये जो पहला आपको इंटरेस्ट नजर आ रहा है, ये 2001 के कैलेंडर के 6 महीने के आखिरी वाले और 2002 के पहले वाले 6 महीने का है। हमारा ईयर एंड अनलकीली 31 मार्च 2 को एंड हो गया। इसका मतलब है हमने जो इंटरेस्ट 12 महीने में से 9 महीने का कमाया, मिला नहीं मिला अलग बात है। 12 महीने से कितने महीने का कमाया? 9 महीने का कमाया। तो क्या 32793 में हमारे अकाउंटिंग ईयर की फिगर्स फॉल कर जाएंगी? तो हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2002 को एंड हो रहा है। तो 32793 डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 9, 24595 595। अच्छा, क्या 31 मार्च 2 के 9 महीने का इंटरेस्ट 31 मार्च 2 को मिल रहा है या जून जुलाई 31 मार्च को मिल रहा है या अप्रैल में जून जुलाई में मिल रहा है? इसका मतलब है ये 9 के 9 महीने का रिसीवेबल और अगले साल के 3 महीने का इकट्ठा इस दिन रिसीव होगा। इसका मतलब है हमारे ईयर एंड पे तो ये पूरा का पूरा क्या था? रिसीवेबल 24595। अच्छा, कितने हजरात के सारे सही थे? अच्छा, सारे सही थे, ठीक है। होमवर्क के अंदर आपने सवाल एक छोटा सा करना है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में आ जाए। भाई अब्दुल्ला राजपूत को बुला दो उधर से।
आज रिलैक्स ना करें, कल जाके होमवर्क कीजिएगा, ठीक है? आज रिलैक्स करें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक तीसरी जगह भी इंटरेस्ट आता है, मैंने आपसे बात कर दी है, वैसे तीसरी जगह भी आता है। एक P&L में जाता है, एक बैलेंस शीट में जाता है, एक नोट में जाता है। नोट में क्या जाने, जितना ये अर्नड में डाल दिया ना आपने, उसके अलावा नीचे जितना पड़ा हुआ है वो सारा किस में चला जाना है? अनअर्नड में चला जाना है।